डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में हम मुगल काल के प्रमुख इतिहासकार और उनके कार्यों को देखेंगे, जिसमें मुगल साम्राज्य जो कि 1526 से 1857 तक चला, भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण प्रभावशाली अवधियों में से एक है। बाबर द्वारा स्थापित जो तैमूर और चंगेज खां के वंशज थे, मुगल साम्राज्य ने एक केंद्रीकृत शासन और परिष्कृत सांस्कृतिक वातावरण की स्थापना की, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप पर एक अमिट छाप छोड़ी। मुगलों ने फारसी संस्कृति की समृद्ध परंपरा को साथ लिया, जिसने उस काल की कला, वास्तुकला और साहित्य को गहरा प्रभावित किया। मुगल इतिहास लेखन अपनी विस्तृत और व्यवस्थित घटनाओं के दस्तावेजीकरण के लिए उल्लेखनीय है, जिसमें नीतियों और व्यक्तियों का समावेश होता है। मुगल सम्राटों, विशेष रूप से अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने इतिहासकारों और विद्वानों को संरक्षण दिया, जिन्होंने उनके शासनकाल का व्यापक रिकॉर्ड तैयार किया। अबुल फजल का अकबरनामा और आईने अकबरी, जहांगीर के संस्मरण, तजुके जहांगीरी और दरबारी इतिहासकारों जैसे अब्दुल हामिद लाहिरी और मोहम्मद साहिल अन्य प्रमुख जो मुगल प्रशासक एवं सैन्य अभियानों को इन्होंने दिखाया। मुगल काल में विभिन्न क्षेत्रों का विस्तार हुआ, जिसमें वास्तुकला, चित्रकला, साहित्य और प्रशासन, ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी जैसी स्मारकीय इमारतों का निर्माण मुगल काल की ही देन है। वास्तुशिल्प नवाचार का प्रतीक था। मुगल काल ने फारसी और भारतीय शैलियों को मिलाकर एक विशिष्ट कला एवं उसकी जो एक अभिव्यक्ति प्रस्तुत की, जिसमें लघु चित्रण की समृद्ध परंपरा को संरक्षित किया गया। मुगल प्रशासन अत्यधिक संगठित था, जिसमें एक केंद्रीय शासन प्रणाली शामिल थी, जो विभिन्न विभागों और विस्तृत नौकरशाही संरचना को समाहित करती थी। राजस्व प्रणाली, जो भूमि राजस्व आकलन का आधारित थी, उस समय की सबसे प्रमुख व्यवस्थाओं में से एक थी। साम्राज्य की आर्थिक समृद्धि में योगदान देती थी। मुगल साम्राज्य ने एक मिश्रित संस्कृति का उदय हुआ, जिसमें फारसी, भारतीय और इस्लामी परंपराओं के तत्वों का मिश्रण हुआ। यह मिश्रण मुगल काल के इतिहास लेखन में भी परिलक्षित होता है, जो विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक समुदायों के बीच बातचीत और आदान प्रदान का दस्तावेजीकरण करता है। मुगल इतिहास लेखन एक इस प्रकार का इतिहास लेखन है जो कि सूक्ष्म ताकि और दृष्टिकोण को प्रदान करता है, जो भारतीय इतिहास की एक सबसे उल्लेखनीय अवधि और राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिशीलता को समझने में मदद करता है। अगर हम बात करें मुगल साम्राज्य के इतिहासकार, तो मुगल साम्राज्य के भारतीय इतिहास में सबसे प्रसिद्ध इतिहासकारों को जन्म दिया, जिनमें से उनके कार्यों को हम यहाँ देखते हैं और उनका सूक्ष्म अध्ययन करते हैं। इन इतिहासकारों में अबुल फजल बदौनी, अब्दुल हामिद लाहौरी, मोहम्मद साहिल जैसे इतिहासकार हुए, जिन्होंने अपना एक विशेष उल्लेखनीय योगदान दिया। अबुल फजल अकबर के दरबार के एक निकट सलाहकार और दरबारी इतिहासकार हुआ करते थे, सबसे प्रसिद्ध इतिहासकार हुआ करते थे। इनके कार्य में अगर हम देखें तो अकबरनामा, आईने अकबरी, जो कि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। अकबरनामा अकबर के शासनकाल का एक व्यापक इतिहास प्रस्तुत करती है, जबकि आईने अकबरी मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सामाजिक संगठन का एक विस्तृत विवरण प्रदान करती है। यह कार्य अबुल फजल की इतिहास लेखन के प्रति सावधानीपूर्ण दृष्टिकोण और तथ्यात्मक दस्तावेज के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। अगर हम बात करें बदायूनी की, तो अकबर के दरबार के एक अन्य प्रमुख इतिहासकार हुआ करते थे। इनके कार्यों में मुंतख उत तवारिक अकबर की नीतियों, विशेष रूप से उनके धार्मिक नवाचारों और आलोचनाओं पर दृष्टिकोण
अपना जो है दिखाती है। बदायूनी का इतिहास लेखन अकबर के शासन की अधिक विश्वसनीय और मूल्यवान जो है प्रतिपक्ष को दिखाता है, जो मुगल इतिहास लेखन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। शाहजहां के शासनकाल के दौरान इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी ने पद शाहनामा की रचना की, जो कि शाहजहां के शासनकाल का विस्तृत वृत्तांत है। लाहौरी का कार्य ताजमहल और लाल किला जैसी स्मारकीय इमारतों के निर्माण और शाहजहां की प्रशासनिक और सैन्य उपलब्धियों को जीवंत विवरण प्रदान करता है। मोहम्मद साहिल शाहजहां के दरबार के एक अन्य इतिहासकार हुआ करते थे। इनकी रचना अमल ए साहिल नामक है, जो कि शाहजहां के शासनकाल की घटनाओं का विस्तृत वर्णन प्रदान करती है। इन इतिहासकारों ने न केवल विस्तृत जानकारी प्रदान की, बल्कि मुगल साम्राज्य का व्यापक जो है चित्रण भी प्रस्तुत किया है, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों का दस्तावेजीकरण जो है शामिल है। इनके लेखन मुगल काल के इतिहास लेखन की समृद्ध और जटिलता को प्रतिबिंबित करता है। तथ्यात्मक सटीकता, विश्लेषणात्मक गहराई और साहित्यिक उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित करता है। अगर हम बात करें अबुल फजल मुगल साम्राज्य के सबसे प्रमुख इतिहासकारों में से एक हैं, जिनका जन्म 1551 ईस्वी में हुआ और उन्होंने सम्राट अकबर के सलाहकार और दरबारी इतिहासकार के रूप में सेवा दी। इनके सबसे प्रमुख कार्य अकबरनामा और आईने अकबरी मुगल इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण योगदान जो देता है। अकबरनामा फारसी भाषा में लिखा गया अकबर के शासनकाल का एक व्यापक इतिहास है, जिसमें सैन्य अभियानों, प्रशासनिक नीतियों और सांस्कृतिक उपलब्धियों का विवरण शामिल है। यह 3 खंडों में विभाजित है, जिसमें अकबर के पूर्वजों का इतिहास, दूसरे में अकबर के शासन का वर्णन और तीसरे में आईने अकबरी के रूप में जाना जाता है। मुगल साम्राज्य के प्रशासनिक और सामाजिक संगठन का व्यापक विवरण प्रदान करता है। आईने अकबरी विशेष रूप से अपने विस्तृत विवरणों के लिए उल्लेखनीय है, जिसमें साम्राज्य की राजस्व प्रणाली, सैन्य संगठन और सांस्कृतिक प्रथाओं का वर्णन करती है। अबुल फजल का इतिहास लेखन उनके सावधानीपूर्ण एवं दस्तावेजीपूर्ण और विश्लेषणात्मक गहराई के लिए जाना जाता है। उन्होंने तथ्यात्मक रिपोर्टिंग को व्याख्यात्मक विश्लेषण के साथ संयोजित किया, शासन के सिद्धांतों और नैतिक आयामों पर अंतर्दृष्टियां प्रदान की। अबुल फजल की अकबर के साथ निकटता ने उन्हें आधिकारिक रिकॉर्ड और प्रत्यक्ष जानकारी तक पहुंचाने की सहायता दी। उनके लेखन उस समय की राजनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दों के साथ गहरी संलग्नता को दर्शाते हैं, साथ ही न्यायपूर्ण और प्रभावी प्रशासन के सिद्धांतों की गहन समझ को दर्शाता है। अबुल फजल की साहित्यिक शैली भी अपनी सुंदरता और परिष्कार के लिए उल्लेखनीय है। उन्होंने एक समृद्ध और काव्यात्मक भाषा का उपयोग किया, जिसमें उनके कार्यों की पठनीय और साहित्यिक मूल्य में वृद्धि हुई। ऐतिहासिक कथा और साहित्यिक उत्कृष्टता का यह मिश्रण उनके इतिहास लेखन को और उनके समकालीन लेखन को अलग अलग करता है। अबुल फजल का योगदान उनके अकबर के शासनकाल के दस्तावेजीकरण से परे है। उनके कार्य मुगल साम्राज्य की व्यापक समझ प्रदान करते हैं। उनके प्रशासनिक प्रथाओं, सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक उपलब्धि में अंतर्निष्ठ प्रदान करते हैं। उनके कार्य मध्यकालीन भारतीय इतिहास और इतिहास लेखन परंपराओं के अध्ययन के लिए मूल्य स्रोत बने हुए हैं। इसी क्रम में हम बात करते हैं बदायूनी की। बदायूनी सम्राट अकबर के दरबार के इतिहासकार और अपने आलोचनात्मक और कभी-कभी विवादास्पद कार्य के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म 1540 ईस्वी में हुआ। बदायूनी का इतिहास लेखन उनके समकालीन क्योंकि अधिक प्रशंसनीय खातों के लिए एक महत्वपूर्ण जो है इतिहास लेखन है। उन तक उक्त तारीख उनके 3 खंडों में विभाजित है, जिसमें पहले खंड में मुस्लिम दुनिया और भारत का इतिहास लोधी वंश के अंत का विवरण है। दूसरे खंड में अकबर के शासनकाल को कवर करता है और तीसरा खंड इनका व्यक्तियों की जीवनियों का विवरण प्रदान करता है। बदायूनी का
आलोचनात्मक दृष्टिकोण विशेष रूप से अकबर की धार्मिक नीतियों के विवरण में स्पष्टता को प्रदान करता है। उन्होंने अकबर के धार्मिक नवाचारों, विशेष रूप से दीन-ए इलाही धर्म के प्रचार और साम्राज्य के विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच समन्वय की नीतियों के प्रति संदेहपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया। बदायूनी ने इन नीतियों का अप्रचलित माना और अकबर के पारंपरिक इस्लामिक प्रथाओं से विचलन की आलोचना की। उनके लेखन उस समय के रूढ़िवादी इस्लामी विद्वानों और अकबर के शासन की अधिक उदार और साम्यवादी नीतियों के बीच तनाव को दर्शाते हैं। उनके आलोचनात्मक दृष्टिकोण के बावजूद बदायूंयों का कार्य मुगल काल के बारे में जानकारी का एक अमूल्य स्रोत है। उनकी विस्तृत घटनाओं, व्यक्तियों और नीतियों का विवरण अकबर की शासनकाल का एक व्यापक दृश्य प्रदान करता है। बदायूंनी का इतिहास लेखन अपने विस्तृत विवरण और विश्लेषणात्मक गहराई के लिए जाना जाता है। उन्होंने तथ्यात्मक रिपोर्टों को आलोचनात्मक टिप्पणी के साथ संयोजित किया। अकबर के प्रशासन और शासन की सामाजिक राजनीतिक गतिशीलता के जटिलता में जो है उसको अंतर्दृष्टिता प्रदान की। इनके कार्यों में फारसी इतिहास लेखन की साहित्य शैली और भाषण कला का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है, जिसमें सुंदरता और स्पष्टता का समावेश होता है। बदायूंनी का योगदान न केवल उनके ऐतिहासिक सामग्री के लिए बल्कि उनके आलोचनात्मक दृष्टिकोण के लिए भी महत्वपूर्ण है। उनका कार्य अकबर के शासन की अधिक प्रशंसनीय खातों के लिए मूल्यवान प्रतिपक्ष प्रदान करता है। मुगल इतिहास लेखन में दृष्टिकोण की विविधता को उजागर करता है। बदायूंनी का आलोचनात्मक दृष्टिकोण और विस्तृत दस्तावेजीकरण उनका कार्य मुगल काल के इतिहास और इतिहास लेखन की प्रथाओं को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अब हम मुगल इतिहास लेखन की विषय वस्तु की बात करेंगे। मुगल इतिहास लेखन में विभिन्न विषयों को कवर किया, जो उस समय के इतिहासकारों की विविध रुचियों और चिंताओं को दर्शाता है। एक प्रमुख विषय राजनीतिक घटनाओं का दस्तावेजीकरण था, जिसमें शासकों का उदय, उनका पतन, उनके सैन्य अभियान, उनकी प्रशासनिक नीतियां इसके अंतर्गत शामिल हैं। अबुल फजल और अब्दुल हामिद लाहिरी जैसे इतिहासकारों ने विभिन्न मुगल सम्राटों के शासनकाल का विस्तृत वर्णन किया, उनकी उपलब्धियों और असफलताओं को उजागर किया। शासन और राज्य संचालन की मुगल इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण विषय थे। इतिहासकारों ने शासन के सिद्धांतों के साथ गहराई से जुड़कर शासकों के आचरणों पर आलोचनात्मक और चिंतन प्रस्तुत किए। मुगल काल के अंतर्गत अबुल फजल का आईने अकबरी उदाहरण के लिए मुगल साम्राज्य के प्रशासनिक संगठन का विस्तृत विवरण प्रदान करता है, जिसमें राजस्व प्रणाली, सैन्य संगठन और सांस्कृतिक नीतियों का विवरण शामिल है। उस समय की सामाजिक आर्थिक स्थिति एक अन्य महत्वपूर्ण विषय थी। इतिहासकारों ने सामाजिक संरचना, आर्थिक गतिविधियों और सांस्कृतिक प्रथाओं का दस्तावेजीकरण किया, जिसमें लोगों के दैनिक जीवन में अंतर्दृष्टि प्रदान होती है। आईने अकबरी उदाहरण के लिए साम्राज्य की आर्थिक संगठन का व्यापक दृश्य प्रदान करता है, जिसमें कृषि, व्यापार और उद्योग का विवरण शामिल है। धर्म का प्रभाव, विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं का एकीकरण भी महत्वपूर्ण विषय थे। इतिहासकारों ने मध्यकालीन भारतीय समाज संस्कृति पर इस्लामी विश्वासों और प्रथाओं का प्रभाव डाला। साथ ही फारसी भाषा और साहित्य की भूमिका की जांच की। इस्लामी शासकों और हिंदू बहुल आबादी के बीच की बातचीत, धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति नीतियां भी एक चर्चा का प्रमुख विषय रही। सांस्कृतिक उपलब्धियां, जिसमें कला, वास्तुकला, साहित्य और संगीत में विकास शामिल हैं। मुगल इतिहास लेखन के प्रमुख विषय के अंतर्गत आते हैं ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी जैसी स्मरणीय वास्तुकला का निर्माण। मुगल सम्राटों द्वारा कला और साहित्य का संरक्षण प्रमुख आकर्षण के केंद्र थे। मुगल काल की विस्तृत संस्कृति, जिसमें फारसी, भारतीय और इस्लामी परंपराओं के तत्वों को मिश्रण हुआ, जो एक महत्वपूर्ण विषय था। यह मिश्रण
मुगल काल के इतिहास लेखन में भी परिलक्षित होता है, जो विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक समुदायों के बीच की बातचीत और आदान प्रदान को दस्तावेजीकरण करता है। ये विषय उस समय के ऐतिहासिक लेखन की बहुमुखी प्रकृति को दर्शाते हैं, जो मुगल काल की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का व्यापक दृश्य प्रदान करते हैं। अब हम देखेंगे मुगल इतिहासकारों की कार्यप्रणाली। अगर हम कार्यप्रणाली की बात करें तो मुगल काल के इतिहासकारों द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली विस्तृत दस्तावेजीकरण, विश्लेषणात्मक टिप्पणी और साहित्यिक अभिव्यक्ति के संयोजन द्वारा विशेषता थी। उनकी दृष्टिकोण पर फारसी इतिहास लेखन परंपराओं का गहरा प्रभाव था, जिसमें विस्तृत दस्तावेजीकरण और आलोचनात्मक विश्लेषणता पर जोर दिया था। इतिहासकारों ने अपने कार्यों को संकलित करने के लिए विभिन्न स्रोतों पर भरोसा किया, जिसमें आधिकारिक रिकॉर्ड, शाही फरमान, व्यक्तिगत टिप्पणियां और मौखिक परंपराएं शामिल थी। उनका उद्देश्य घटनाओं का व्यापक विवरण प्रदान करना था, जो अक्सर शासक की वंशावली से शुरू होकर व्यक्तिगत शासकों के शासनकाल का वर्णन देता था। एक आम प्रथा घटनाओं का वर्षवार विवरण प्रदान करने वाली कालक्रमों का उपयोग थी। इन कालक्रमों में जैसे अबुल फजल का अकबरनामा एक संरचित एवं पेशकश की जो अनुसरण करने में आसान थी और इतिहास की कालानुक्रमिक समझ की अनुमति देती थी। कालक्रमों के अलावा इतिहासकारों ने शासकों और प्रमुख व्यक्तियों की जीवन लेखन भी किया, इनकी उपलब्धियों और नीतियों और उनके व्यक्तिगत लक्षणों को उजागर किया। इनकी कार्यप्रणाली का विश्लेषणात्मक पहलू, उन्होंने दस्तावेजीकृत घटनाओं की व्याख्या और मूल्यांकन शामिल है। अबुल फजल जैसे इतिहासकारों ने न केवल तथ्यों को दर्ज किया बल्कि शासकों के आचरण और शासन की स्थिति पर आलोचनात्मक और चिंतन भी प्रस्तुत किया। यह विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण पाठकों को राजनीतिक कार्यों के अंतर्निहित सिद्धांतों और परिणामों की गहरी समझ प्रदान करता था। साहित्यिक अभिव्यक्ति मुगल इतिहास लेखन की एक अन्य प्रमुख विशेषता थी। अबुल फजल और अब्दुल हमीद लाहौरी जैसे इतिहासकारों ने अपने वृत्तांत को बढ़ाने के लिए काव्यात्मक भाषा और साहित्यिक उपकरणों का उपयोग किया, जिससे इनके कार्य जानकारीपूर्ण और आनंदमय दोनों बन गए। ऐतिहासिक तथ्य और साहित्यिक सौंदर्य का यह मिश्रण एक शब्दी की समृद्धि और जटिलता को व्यक्त करने में मदद करता था। मुगल इतिहासकारों की कार्यप्रणाली ने विस्तृत दस्तावेजीकरण, आलोचनात्मक विश्लेषण और साहित्यिक प्रतिभा को संयोजित किया, जिससे ऐतिहासिक लेखन का एक समृद्ध चित्रण उत्पन्न हुआ, जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास को समझने के लिए एक अमूल्य स्रोत बन रहा। इनके कार्य मुगल काल की परिष्कृत इतिहास लेखन और प्रथाओं को प्रतिबिंबित करता है, जो तथ्यात्मक सटीकता और विश्लेषणात्मक गहराई और ऐतिहासिक उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अब हम बात करते हैं सल्तनत काल के ऐतिहासिक स्रोत। दिल्ली सल्तनत काल के ऐतिहासिक स्रोत समृद्ध और विविध हैं, जो उस समय की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिशीलता में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। उस अवधि के प्राथमिक स्रोतों में समकालीन इतिहासकारों के कार्य शामिल हैं, जिनमें जियाउद्दीन बरनी, अमीर खुसरो जैसे इतिहासकारों ने विभिन्न सुल्तानों के शासनकाल, उनकी नीतियों, सैन्य अभियानों और प्रशासनिक प्रथाओं का दस्तावेजीकरण किया। बरनी की तारीख फिरोजशाही और फतवाए जहांगीरी और खुसरो की खजाइन उल फतूह और तुगलकनामा इस अवधि को समझाने के लिए महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक कार्यक्रमों के अलावा शिलालेख महत्वपूर्ण जानकारी के स्रोत हैं। स्मारकों, सिक्कों और आधिकारिक दस्तावेजों पर शिलालेख शासकों शिलालेख उनकी उपलब्धियों और प्रशासनिक आदर्श के बारे में विवरण प्रदान करते हैं। ये शिलालेख, जो अक्सर फारसी और अरबी में लिखे गए हैं, सल्तनत काल के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए मूल्यवान है। एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत उस समय की फारसी साहित्य है। फारसी दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक और साहित्यिक भाषा थी
और उस अवधि में कविता, गद्य और धार्मिक ग्रंथों में कई कार्य उत्पादित हुए। ये साहित्यिक कार्य अक्सर ऐतिहासिक घटनाओं और व्यक्तियों का संदर्भ देते हैं। इससे अतिरिक्त संदर्भ और अंतर्दृष्टता मिलती है। पुरातात्विक खोज भी सल्तनत काल की समझने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ऐतिहासिक स्थलों जैसे कुतुब मीनार परिसर, तुगलकाबाद के खंडरों की खुदाई सल्तनत काल की वास्तुकला और शहरी विकास का भौतिक परिणाम हमें यह प्रमाण प्रदान करती है कि ये खोजें लिखित स्रोतों में मिली जानकारी की पुष्टि करने में मदद करती है और इस अवधि की अधिक व्यापक समझ प्रदान करती है। अंत में उस समय भारत आए विदेशी यात्रियों, दूतों के यात्रा वृत्तांत जानकारी के मूल्यवान स्रोत हैं। अभिनवता जैसे यात्री जिन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताया, उनके दरबार का दौरा किया और अपने अनुभवों के आधार पर इसका उल्लेख किया और उस समय की राजनीतिक और सामाजिक जानकारियां जो है इन्होंने प्रदान की। ये वृत्तांत अक्सर अद्वितीय अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं जो समकालीन ऐतिहासिक कालक्रमों की जानकारी को पूरक जानकारी देते हैं। इन विभिन्न जानकारियों के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत काल का बहुआयामी दृश्य प्रदान होता है जो इतिहासकारों को इतिहास का पुनर्निर्मित करने और महत्वपूर्ण युग की जटिलताओं को समझने में मदद करता है। अब हम बात करते हैं मुगल काल के ऐतिहासिक स्रोत। मुगल काल के ऐतिहासिक स्रोत व्यापक और विविध हैं जो भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण युगों में से एक है, जो कि विस्तृत और सूक्ष्म जानकारी प्रदान करते हैं। इस अवधि में प्राथमिक स्रोतों के अंतर्गत ऐतिहासिक दृष्टिकोण को अपनाकर इस समय के इतिहासकार जैसे कि अबुल फजल, अब्दुल हमीद लाहौरी और मोहम्मद साहिल, जो कि उस समय के प्रमुख इतिहासकार हुआ करते थे, उन्होंने मुगल काल के सम्राट, उनके शासनकाल, उनकी नीतियों, उनके सैन्य अभियानों और उनके सांस्कृतिक उपलब्धियों को उजागर किया, जिसमें अबुल फजल का अकबरनामा और आईने अकबरी, लाहौरी का बादशाहनामा और साहिल का अमल साहिल मुगल काल के व्यापक जो है विस्तृत विवरण प्रदान करता है। ऐतिहासिक कालक्रमों के अलावा मुगल सम्राट के आत्मकथात्मक लेखन जानकारी के अमूल्य स्रोत हैं। बाबर के बाबरनामा और जहांगीर के तुजुके जहांगीरी उनके जीवन, शासन और उस समय की घटनाओं का प्रत्यक्ष विवरण प्रदान करता है। ये कार्य सम्राट के व्यक्तिगत विचारों और अनुभवों के ये विशेष रूप से उपलब्ध साक्ष्य हैं। मुगल संरक्षण में विकसित फारसी साहित्य का एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत है। उस अवधि में कविता, गद्य और धार्मिक ग्रंथों के कई कार्य उत्पादित हुए जो मुगल दरबार की समृद्धि, संस्कृति और वातावरण को दर्शाते हैं। ये साहित्यिक कार्य अक्सर ऐतिहासिक घटनाओं और व्यक्तियों को संदर्भित करते हैं। इससे उस समय की हमें एक विस्तृत जानकारी मिलती है। स्मारकों, सिक्कों और आधिकारिक दस्तावेज पर शिलालेख भी हमें उस समय की जानकारी प्रदान करते हैं। मुगल सम्राटों ने अपनी उपलब्धियों को स्मरण करने के लिए प्रशासनिक आदेशों को रिकॉर्ड करने के लिए कई शिलालेख का निर्माण करवाया। ये शिलालेख जो फारसी भाषा और अरबी भाषा और क्षेत्रीय भाषाओं में लिखे गए हैं, शासकों और उनकी नीतियों के बारे में एक मूल्यवान विवरण प्रदान करते हैं। पुरातात्विक खोज मुगल काल की वास्तुकला और शहरी विकास को समझने के लिए महत्वपूर्ण खोज है, जिसमें ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी जैसी स्मारकीय इमारतों का निर्माण हुआ। साथ ही आगरा और दिल्ली जैसे शहरों की शहरी योजना पुरातात्विक अध्ययनों के माध्यम से अच्छी तरह से दस्तावेजीकृत करती है। ये खोज लिखित स्रोतों में मिली जानकारी की पुष्टि करने में मदद करती हैं। इस अवधि की अधिक व्यापक समझ प्रदान करती हैं। अंत में उस समय भारत आए विदेशी यात्रियों और दूतों के
यात्रा वृत्तांत उस समय की जानकारी को प्रदान करते हैं जिसमें वर्नियर, निकोली एवं टेरेनियर जैसे यात्री जिन्होंने मुगल दरबार का दौरा किया, अपने अवलोकनों और अनुभवों को प्रस्तुत किया, जो उस समय की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति का जो है बाहरी दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। ये यात्रा वृत्तांत अक्सर अद्वितीय हुआ करते हैं, जिससे हमें भविष्य में इतिहास लेखन में जानकारियां मिलती हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मुगल इतिहास के अंतर्गत जितने भी इतिहासकार हुए, उन्होंने जो है इसको इतिहासों को लिखा, उनकी जानकारी प्रदान की, जो कि भारतीय इतिहास को जानने के लिए एक प्रमुख स्रोत के रूप में उपलब्ध है। तो ये था हमारा कि भारतीय जो मध्यकालीन इतिहास लेखन है, जिसमें हमने सल्तनत काल की इतिहास लेखन को पढ़ा, मुगल काल के इतिहास लेखन को पढ़ा और इनकी जानकारी हमें किन किन स्रोतों से प्राप्त होती है, और आगे भी हम इसी तरीके से इस पर चर्चा करते रहेंगे। तो थैंक यू।